प्रक्रिया को झारखंड के लिए बताया जरूरी, विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री का चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर बल, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से सीटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध, सभी संस्थानों को सहायता का दिलाया भरोसा। और एशिया कप हॉकी में भारत ने सिंगापुर को 0 के मुकाबले 25 गोल से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश, झारखंड की 3 बेटियों ने भी दागे गोल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। जनजातीय गरिमा उत्सव के सिलसिले में इन दिनों देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान देश भर के 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित अंतरिक्ष प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर बल दिया। उन्होंने योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया ताकि विकास की किरण अंतिम घर और अंतिम गांव तक पहुंच सके। में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट्स में कार्यरत लोग सुविचारित निर्णयों को आधार पर आगे बढ़ेंगे। इससे जनजातीय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। देवी और स्वजन, जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तलीय इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। राज्य में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होना है। प्रत्याशी 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। इधर राजनीतिक दलों में तालमेल और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर भी जारी है। किसी भी गठबंधन ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि झामुमो और कांग्रेस के बीच 6 जून को दिल्ली में बातचीत प्रस्तावित है। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद झारखंड में 7 अक्टूबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इधर केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को जरूरी बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दिए गए हैं, निश्चित रूप से उस मापदंड के आधार पर ही काम होगा और ये तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, वोट बैंक की नीति अपनाती है। वोट बैंक के लिए झारखंड के लोगों के हित की चिंता ये नहीं करती है। तो इसलिए झारखंड के हित के लिए, झारखंड के हित की चिंता, लोगों के हित के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही जरूरी है। और सरकार को तुष्टीकरण की नीति छोड़कर जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर से संबंधित जो मापदंड है उसके आधार पर काम करना चाहिए। इधर राज्य भर में अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग का काम तेज गति से चल रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस कार्य को 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बीएलओ के लिए विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में जिला निर्वाचन कार्यालय की पहल पर प्रोजेक्ट समावेश के अंतर्गत एसआईआर से संबंधित बीएलओ के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर बल दिया है। श्री अंसारी ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्यों ने आज मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने प्रबंधन समिति से मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
शराब घोटाला मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा इस मामले में मुख्य सूत्रधार अनवर ढेबर पर कार्रवाई की गई है, जिसकी तपिश झारखंड में सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों तक पहुंच रही होगी। श्री मरांडी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार लोग बच नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष ने आगाह किया कि सत्ता अस्थायी हो सकती है, लेकिन फैसलों का हिसाब स्थायी होता है। कानून भी देर सबेर हर निर्णय का जवाब जरूर मांगता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में विकास की रफ्तार बरकरार है, जिससे भारत पर वैश्विक भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कई आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान लगाए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की प्रमुख आर्थिक संस्थाओं का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, फिच, मूडीज और S&P जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताए हैं। सबसे पहले बात भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की करें तो उसने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि दर 6.9% रहने की उम्मीद व्यक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 दोनों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रह सकती है। दिलचस्प बात यह है कि IMF ने अपने पिछले अनुमान की तुलना में भारत के प्रति अधिक आशावादी रुख दिखाया है। विश्व बैंक ने भी भारत को लेकर उत्साहजनक तस्वीर पेश की है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ सकती है। इसके बाद वित्त वर्ष 2027-28 में विकास दर 7.2% तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व बैंक का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर बढ़ता निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और मजबूत उपभोग मांग भारत की वृद्धि को गति देंगे। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.9% और 2026-27 में 7.3% वृद्धि दर का अनुमान जताया है। ADB के अनुसार सरकारी सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD का अनुमान अपेक्षाकृत सतर्क है। OECD ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.1% और 2026-27 के लिए 6.4% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को लेकर सबसे आशावादी अनुमानों में से एक जारी किया है। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.5% रह सकती है। वहीं 2026-27 में ये 6.7% और 2027-28 में 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी ओर मूडीज ने कुछ सतर्क रुख अपनाया है। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2026 और 2027 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। S&P ग्लोबल ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया है। यदि सभी प्रमुख एजेंसियों के अनुमानों को एक साथ देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अधिकांश संस्थाएं भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6 से 7.5% के बीच मान रही हैं। ये दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद भारत विकास का प्रमुख इंजन बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार, युवा आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम, मजबूत सेवा क्षेत्र और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, GST सुधार और रिकॉर्ड स्तर का पूंजीगत व्यय भी विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संस्थाओं के ताजा अनुमान ये संकेत देते हैं कि भारत की आर्थिक यात्रा मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है। दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हैं और आर्थिक मोर्चे पर देश की ये रफ्तार आने वाले वर्षों में उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकती है। अजय मिश्रा,
डीडी न्यूज दिल्ली। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन जारी है और देश दुनिया में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रांची में भी कई लोग नियमित अभ्यास के जरिए निरोगी जीवन जी रहे हैं। पेशे से वकील समीर सौरभ ने भी योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया है, जिससे उन्हें कई फायदे मिले हैं। रांची के रहने वाले समीर सौरभ के दिन की शुरुआत हर रोज सुबह सुबह योगाभ्यास के साथ होती है। पेशे से झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता समीर बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब वे अत्यधिक मानसिक तनाव और गंभीर शारीरिक पीड़ा से बेहद परेशान थे, लेकिन जब डॉक्टरों और दवाइयों से थककर उन्होंने योग को अपनी दिनचर्या में अपनाया, धीरे धीरे उनकी सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गईं। तो वो सब में बहुत ही फायदा हुआ, लगभग ठीक हो चुका है और स्वास्थ्य में भी अच्छा रहता है। जैसे कि कभी शुगर कभी बढ़ जाता घट जाता था, वो ठीक हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो रहा है। इस तरीके से बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आई है और योग करने से दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, ऐसा फील होता है। योग न केवल पुरुषों बल्कि स्त्रियों से जुड़ी कई जटिल और संवेदनशील स्वास्थ्य समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हो रहा है। समीर की भाभी शालिनी भी इसका एक जीवंत उदाहरण है। शालिनी बताती हैं कि जब से उन्होंने समीर की प्रेरणा से नियमित योग और प्राणायाम शुरू किया है, तब से उन्हें मासिक धर्म में होने वाली असहनीय दर्द से काफी राहत मिली है। इम्प्रूवमेंट लग रही है पेन में। वेंस वगैरह में पेन था तो वो सिर्फ पहले से इम्प्रूवमेंट है। समीर सौरभ और उनके परिवार को योग की बारीकियां सिखा रहे अनुभवी योगाचार्य अंजन कुमार बताते हैं कि आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे दौर में मानसिक तनाव ही अधिकांश गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारक बन चुका है। वे कहते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के शरीर को निरोगी बनाने के साथ साथ उसे मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत, एकाग्र और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर करता है। मानसिक लाभ होता है, वो पूरे शरीर को अंदर से ठीक करना शुरू करता है। कहते हैं कि पहले मन ठीक हो गया, फिर शरीर अपने आप ठीक होता चला जाता है। वास्तव में एक स्वस्थ मन के बिना एक स्वस्थ शरीर की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। आज के तनावपूर्ण माहौल में मन को शांत रखने के लिए योग से बड़ी और कोई औषधि संसार में उपलब्ध नहीं है। योग आत्मा, मन और तन को एकाकार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक रेस्तरां में भीषण आग से कई लोगों की मौत हो गई है। इस आग की विभीषिका से प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। मालवीय नगर इलाके में रेस्तरां में आग लगी है। बड़ी खबर है, हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो इस वक्त राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर से आ रही है बड़ी खबर, जहां आगजनी की घटना हुई है। फायर विभाग की 10 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी ने मालवीय नगर हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक दुर्घटना हुई है, जहां आग लगने की घटना सामने आई है। रेस्तरां में आग लगी है और 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो कि लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। हादसे में घायल कई लोग, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। फायर विभाग की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। मालवीय नगर में हुआ है यह हादसा, जहां पर 10 लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा, जहां पर आग लगने की खबर है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और दिल्ली के एलजी ने भी इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्तरां है और यहाँ पर आग लगने की घटना हुई है। फायर ब्रिगेड इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, जो कि बेहद ही दर्दनाक है और इस हादसे के दौरान बताया जा रहा है कि 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग में हुई जनहानि पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतकों के परिजनों को उन्होंने 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इस पर पीएमओ का ट्वीट भी आया है, जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2 लाख रुपए की पीएम एनआरएफ के तहत राशि देने की घोषणा की गई है और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है जो कि मालवीय नगर में हुआ है और आगजनी की ये घटना है जिसकी वजह से यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि अधिकृत आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट है जिसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है और वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में आने वाले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से हालांकि अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे है। राज्य के कई हिस्सों में 7 जून तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। जापान में अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता चल रही है। भारत ने एक महत्वपूर्ण मुकाबले में सिंगापुर को एक तरफा मुकाबले में 0 के मुकाबले 25 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत में झारखंड की 3 बेटियों का भी योगदान रहा। संदीपा कुमारी, पुष्पा माझी और श्रुति कुमारी ने एक-एक गोल दागे। विश्व साइकिल दिवस पर आज दुनिया भर में साइकिलिंग के जरिए पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश दिया जा रहा है। साइकिल स्वच्छ, सस्ता और टिकाऊ परिवहन का सबसे बेहतरीन विकल्प है। साइकिल दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, यानी हरित और स्वच्छ भविष्य के लिए साइकिलिंग। बढ़ते प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच यह दिवस साइकिल को एक स्वच्छ, सस्ता और टिकाऊ परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। दरअसल साइकिल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की पहल समाजशास्त्री और साइकिलिंग समर्थक प्रोफेसर लेजेक सिबिल्स्की ने की थी। उनके प्रयासों और विभिन्न देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को आधिकारिक तौर पर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। आज जब दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है, तब साइकिल को एक प्रभावी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। साइकिल न तो पेट्रोल डीजल पर निर्भर है और न ही इससे प्रदूषण फैलता है। यही वजह है कई देशों में साइकिल लेन विकसित की जा रही है और लोगों को छोटी दूरी की यात्राओं के लिए साइकिल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिलिंग से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, शरीर की सहन शक्ति बढ़ सकती है और तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि विश्व साइकिल दिवस केवल परिवहन से जुड़ा आयोजन नहीं माना जाता, बल्कि इसे स्वस्थ जीवन शैली और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिक से अधिक लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें तो न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि शहरों में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक का दबाव भी कम किया जा सकेगा। ऐसे में विश्व साइकिल दिवस एक बार फिर यह संदेश देगा कि 2 पहियों पर चलने वाली यह साधारण सवारी स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 3 जून साल 1947 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 2 हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था।
इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। इतिहास में किसी राजनीतिक कारण से होने वाला ये सबसे बड़ा विस्थापन था। बंटवारे के दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त साल 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ। भारत की आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई। माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डिक्की बर्ड प्लान कहा गया और जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस योजना को पारित किया। गर्मियों में डायरिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खान पान में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। योग अभ्यास के जरिए भी गर्मियों में खुद को फिट रखा जा सकता है। गर्मी के मौसम में कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्हीं में से एक आम समस्या है डायरिया। गर्मियों में बैक्टीरिया और वायरसेस ज्यादा पनपते हैं। ऐसे में खुला खाना, बासी भोजन, गंदा पानी, कटे हुए फल या सड़क के किनारे मिलने वाले अस्वच्छ खाद्य पदार्थों का सेवन डायरिया का कारण बन सकता है। डायरिया यानी दस्त होना, जिसे लोग अक्सर सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यदि समय रहते इसका प्रबंधन न किया जाए तो ये शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की भारी कमी उत्पन्न कर सकता है और कारण बन सकता है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का। विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ये गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। दस्त से बचाव और राहत में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। डायरिया यानी अतिसार व दस्त से शरीर में कमजोरी आ जाती है। इस दौरान हल्के व आरामदायक योग अभ्यासों का ही अभ्यास करना उचित माना गया है। ऐसे अभ्यास जो हल्के व आरामदायक होने के साथ साथ पेट की मांसपेशियों को भी राहत दे व पाचन शक्ति का सुधार करे। दस्त से राहत पाने व पाचन शक्ति को सुधारने के लिए करते हैं वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए आंखों को सचेततापूर्वक बंद कर लें व कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। वज्रासन का अभ्यास करने से पेट के मांसपेशियों में रक्त का संचार अधिक होने के कारण पाचन शक्ति मजबूत बनती है। आप इसी अभ्यास में बने रहते हुए यानी वज्रासन में बैठे बैठे भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ की पहले दो उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के नीचे रख दें। उंगलियों को नासिका के अगल बगल रखें। बाईं ओर से श्वास करते हुए दाएं नासारंध्र से श्वास को खाली करें व दाईं ओर से पुनः श्वास भीतर लें व बाईं ओर से श्वास को बाहर करें। यह हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक आवृत्ति। इसी प्रकार से इस अभ्यास को 15 से 20 बार दोहराना चाहिए। यदि आप दस्त के कारण शारीरिक रूप से अधिक कमजोरी महसूस कर रहे हो तो इन अभ्यासों को भी सावधानी पूर्वक करें और कठिन आसनों का अभ्यास बिल्कुल ना करें। डायरिया का जो है ज़्यादा बार बार स्टूल का जाना, उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन का जो है नहीं होना वाटर का, तो उससे हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं और उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है बार बार डायरिया का होने लगता है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ जो औषधियों का वर्णन है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेन जो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कुटज है, कुटज घनबटी है, कुटजा रिष्ट है और कुटजा बिल पानक है। इस टाइप की औषधियाँ हमारे यहाँ बहुत हैं। बिल पाउडर है, बिल का जूस है, ये हम सब दे सकते हैं। तो उससे डायरिया जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। कुटज घनबटी है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी है 2 TDS के रूप में 2 गोली सुबह दोपहर शाम पानी से ले सकते हैं
और औषधि के रूप में हम बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल है हमारा, इसबगोल में शुगर मिलाकर एकदम निगलने से भी डायरिया में बहुत अंतर पड़ता है फ्रीक्वेंसी में। दही में डालकर इसबगोल का सेवन करने से भी डायरिया में अंतर पड़ता है। और अनार का जूस भी लेने से और पुदीना के जूस में लेने से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। और ड्रास्टिक प्रोगेटिव में जितना भी हम कर्पूर रस आता है हमारा, उसको देने से डोप वाइज 1 गोली सुबह शाम देने से उसमें भी बहुत अंतर पड़ता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और स्टेज वाइज जितना भी मैनेजमेंट है वो हम जो है किया जाता है। डायरिया में जो नोजिया इस टाइप के लक्षण और वोमिटिंग टाइप का भी हो सकता है, तो उसमें मेन जो प्रिवेंटिव पार्ट है हमारा वो तो ये है कि नींबू के 2 पार्ट करने के बाद 1 पार्ट में हम मिश्री डालते हैं और 1 मर जो है हम जो है काली मिर्च लेते हैं, उसी के जूस को निचोड़ते हैं, थोड़ा कटोरी में दोनों को लेकर वार्म करते हैं और उसी नींबू से बार बार जीभ में हम जो है उसको एक बार नींबू और एक बार जो है हम जो है चीनी का दोनों पार्ट को नमकीन और वो करके काला नमक डालते हैं उसमें, दोनों को बार बार उनको सेवन करते हैं तो हमारा जो जितना भी ट्रैक है हमारा, जितना इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो पूरा ठीक हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। गर्मियों में छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा स्वच्छ भोजन ही खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। गर्मियों के मौसम में सावधानी रखना डायरिया से बचाव का एक उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। मत्स्य पालन को राज्य में विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस ब्लू रेवोल्यूशन से जहां रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। रंग बिरंगी मछलियां केवल सजावट का ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए आय का एक नया जरिया भी बन रही हैं। राज्य के मत्स्य निदेशालय की ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत महिलाओं और युवाओं को मुफ्त 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में मछली पालन, दुकान प्रबंधन और रखरखाव सिखाया जाता है। इसके बाद चयनित महिलाओं को एक्वेरियम, एयर पंप और अन्य जरूरी उपकरणों सहित 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। घर पर मछली पालन करने वालों को 20,000 रुपए तक के उपकरण और अच्छे प्रदर्शन पर 10,000 रुपए का बोनस भी मिलता है। इस योजना से न केवल रोजगार बढ़ा है बल्कि झारखंड की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक तकनीकी रणविजय कुमार के अनुसार हर साल लगभग 150 से 200 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें से 5 से 6 महिलाओं को दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए की इनपुट सहायता भी दी जाती है। सभी जिलों से लेकर के लगभग 150। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने दिल्ली में सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों के विकास पर दिया बल। एकलव्य विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एसआईआर प्रक्रिया को झारखंड के लिए बताया जरूरी। विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री का चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर बल। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से सीटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध। सभी संस्थानों को सहायता का दिलाया भरोसा। और एशिया कप हॉकी में भारत ने सिंगापुर को 0 के मुकाबले 25 गोल से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की 3 बेटियों ने भी दागे गोल।